तो कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आने के बाद से दुनिया भर में अलर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन का पहला केस मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंच गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। इजराइल ने अपने सभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। दुनिया के अलग अलग देश सतर्कता बरत रहे हैं, सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर इस वक्त अपडेट यह है कि ऑस्ट्रेलिया में नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली में भी केस की पुष्टि हो चुकी है। इजराइल ने अपने सभी बॉर्डर बंद कर दिए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है ओमिक्रॉन को, और भारत में भी नए वेरिएंट को लेकर हाई लेवल मंथन हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहम बैठक बुलाई है। नए वेरिएंट के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। केरल में बाहर से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट को जरूरी कर दिया गया है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजय राय हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर एम्स के। स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन से हमारे साथ है। अनुराग मेहरोत्रा साहब हैं। सबसे पहले संजय राय जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। हम 2-3 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं और अब दुनिया के अलग अलग देशों में ओमिक्रॉन के केसेस पाए जाने लगे हैं। बहुत लिमिटेड जानकारी अब तक हमारे पास है, तो जो लिमिटेड जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर कितना हम समझ पाए हैं इस वेरिएंट के बारे में और क्यों यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न है? देखिए, जब पहली बार WHO को रिपोर्ट किया साउथ अफ्रीका ने, उनके यहाँ एक नए वेरिएंट है जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा लग रही है, 24 को किया, अभी ठीक 4 दिन पहले। उस दिन WHO ने उसको जो है B.1.1.529 वेरिएंट करके डिटेक्ट किया था, और वेरिएंट फॉर मॉनिटरिंग करके रखा था। इवन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं रखा था। बट विद इन 2 डेज और एविडेंस जब साउथ अफ्रीका ने उनको प्रोवाइड कराया कि इवन ये जो है एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को भी बाईपास कर रहा है, जो ऑलरेडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के थ्रू है। दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी वैक्सीन के थ्रू है, क्योंकि हांगकांग में जो 2 लोग थे, 2 पॉजिटिव पाए गए, दोनों ही जो है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। साउथ अफ्रीका में भी जो है देखिए, अचानक साउथ अफ्रीका में केसेस कम हो गए थे। वह जो है 500 के नीचे चल रहे थे पिछले करीब महीने भर से देखा जाए तो, लेकिन वहां जो थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। और ये जो फर्स्ट टाइम जो पॉजिटिव मिला है, वो जो 9 नवंबर को सैंपल था, उस पर पॉजिटिव फर्स्ट टाइम मिला है। ये जो नया ओमिक्रॉन हमारा ये, जिसका नाम अब ओमिक्रॉन दिया, और 2 दिन के अंदर ही जो है उसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर लिया। क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं जब इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो, इसका प्रूफ मिल जाए, या सीवियरिटी है। जहां तक सीवियरिटी की बात है, हमारे पास कोई ऐसा अभी तक एविडेंस नहीं है कि वो ज्यादा सीवियर भी है। वह जो है 2 एविडेंस अभी तक जो है कि एक तो सबसे ज्यादा की इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है और शायद डेल्टा से भी ज्यादा है, वह हमारे लिए थोड़ा कंसर्न का इशू हो सकता है। और दूसरा जो है ये जो है कि इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, स्पेशली जो है वैक्सीन से रिलेटेड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो गया था, स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट से हुआ था, उनको भी बाईपास करने में सक्षम है कि नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तब तो रियली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, तब ये कंप्लीटली न्यू वायरस हो जाएगा। जी हाँ डॉक्टर स्वाति, मैं फिर वही समझना चाहूंगा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न किस आधार पर तय किया जाता है? क्यों बहुत तेजी से फैलता है इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न है? बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो गए हैं, या फिर मृत्यु दर ज्यादा है? क्योंकि इसका मृत्यु दर कितना है ये तो भी ठीक ठीक सामने भी नहीं आया है। जी देखिए विशाल जी, वायरस के साथ हम ये जानते हैं कि लगातार इसका रूप बदलता रहता है, और आज हम ओमाइक्रॉन की बात कर रहे हैं। पीछे हम कई सारे और ऐसे वेरिएंट्स की भी बात कर चुके हैं जिनकी हमें लगा कि शायद ये हमारे लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, लेकिन नहीं बने। यानी कि जब वायरस में जो म्यूटेशंस हैं जो कि लगातार होते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये म्यूटेशंस अब जो हैं वो आगे के लिए मुसीबत हो सकते हैं। यानी कि ये कुछ सब्सटैंशियल म्यूटेशंस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उसकी इन्फेक्टिविटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये हमेशा होता है जब भी वायरस म्यूटेट करता है, उसकी इन्फेक्शियसनेस जो है वो बढ़ जाती है। तो इन आधार पर, और जब वो हम देख रहे हैं कितने व्यापक तौर से फैल गया है, यानी कि कई सारे लोगों में उसका इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में WHO डिसाइड करता है कि ये अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से चेंज होकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया। यानी कि अब सबको सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरह से कंसर्न का मतलब भी यही है कि अब हम सब लोगों को सचेत होना जरूरी है कि वायरस का ऐसा म्यूटेटेड फॉर्म भी सामने आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ 2 बातें जरूर साफ
ओर से कहना चाहूंगी, पहली बात हमें ये समझनी जरूरी है कि जो ओरिजिनल वायरस है उससे म्यूटेशंस हुए हैं नए वायरस में, लेकिन कुछ पार्ट्स अभी भी ऐसे हैं जो पुराने वायरस जैसे हैं। तो हमारा जो वैक्सीन के ऊपर विश्वास है वो खत्म नहीं होना चाहिए। वैक्सीन अभी भी जो है वेरिएंट से लड़ने में कुछ हद तक सक्षम है, साथ ही हमें सिवियर डिजीज से बचाने में सक्षम है। इसलिए जरूर म्यूटेशंस नए वायरस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वैक्सीन हमें अभी भी लगवानी है। हमें ये नहीं सोचना है कि वैक्सीन अब हमारी बेकार हो गई या अब हमें नहीं लगवानी चाहिए। दूसरी चीज जो हमें समझने की है वो ये है कि हमारे अंदर जो ये एटीट्यूड आता है कि कोई बात नहीं, आज मास्क नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आज यहाँ भीड़ में खड़े हैं तो कोई बात नहीं, ये जो चीज है ये हमारे लिए खतरनाक है। क्योंकि इन्फेक्शियसनेस का क्या मतलब है कि शायद जब कोरोना फर्स्ट आया था हम 11 लोगों से ऐसे मिलते थे जिन्हें कोरोना था, तो हमें 12वीं बार में जाकर कोरोना होता था। लेकिन डेल्टा के साथ हमने ये देखा कि इन्फेक्शियसनेस बहुत बढ़ गई। एक परिवार में व्यक्ति को हुआ तो पूरे परिवार को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। तो आज ये मान के चलिए कि अगर आप 2 ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें कोरोना ओमाइक्रॉन अगर है, तो आपका संभावित आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। शायद दूसरे या तीसरी बार में ही आपको इन्फेक्शन हो जाए। इसलिए ये जो एक हमारे अंदर प्रवृत्ति आ जाती है कि कोई बात नहीं, अभी तो संक्रमण बहुत कम है, हम निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप करिए सब कुछ, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मत छोड़िए, ये मेरा कहना है। और साथ ही वैक्सीन पर अपना विश्वास जमा कर रखिए। ये मत सोचिए कि वैक्सीन अब बिल्कुल बेकार हो गई या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा और साथ ही जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत तेजी से सरकार को करनी होगी, ये देखने के लिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं या कहां पर ये पनप रहा है या कहां से ये बढ़ सकता है, ताकि हम उसे जल्द से जल्द अंकुश लगाएं, वहीं के वहीं रोक सके। और ये इस तरह से पूरे व्यापक तौर पे, जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा, दूसरी लहर में ये वो रूप ना धारण करे, उसके लिए इस वक्त सबको मिलजुल कर आगे आने की जरूरत होगी। गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी, कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो वैक्सीन लगवाए। अनुराग मेहरोत्रा साहब, दुनिया के कई देशों तक ये नया वेरिएंट पहुंच चुका है, भारत के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? नमस्कार। हमारा सिस्टम इस समय इतना गियर्ड अप है कोविड से लड़ने के लिए, हम उस पर थोड़ा ध्यान देना, इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। इसी कारण हम इतनी जल्दी पता कर पाए कि एक नया वेरिएंट आया है। साउथ अफ्रीका में कुछ केसेस कम हो गए थे, वहां अचानक केस बढ़े, तो इस समय जीनोम सीक्वेंसिंग इज वेरी फ्रीक्वेंट, वेरी कॉमन एवरी प्लेस। इसीलिए ये पता लग पाया कि अलग है कुछ। कंसर्न का विषय ये है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन ज्यादा देखे गए, 30 के आसपास म्यूटेशन देखे गए। तो डर ये लगता है कि जो हमारी वैक्सीन है जो अधिकतर उसकी प्रोटीन्स के अगेंस्ट ही बनी हुई है, वो शायद कारगर ना हो। तो ये अभी प्रूवन नहीं है, लेकिन अभी जो सारी बात हो रही थी कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना पड़ेगा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है बढ़ानी पड़ेगी, वैक्सीनेशन जितना जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट कर पाए वो करना होगा। लेकिन एकदम ऐसे डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम 2 साल से कोविड से लड़ रहे हैं, क्या क्या चीज होती है इसमें हम लोगों को पता लगा है, क्या क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए वो भी हमें मालूम है। परेशानी का सबब जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम सिल्वर लाइनिंग है कि हम पर ऐसे इस समय नॉलेज है कि हम उससे फाइट कर सके। अभी ये बात कि इतना घातक होगा कि नहीं होगा, ये 2 या 3 हफ्ते में पता लगेगा। ये है कि 2 इशू है, ट्रांसमिसिबिलिटी के और सीवियरिटी के। तो इम्यूनोलॉजिकल एस्केप फिनोमेना जो कह रहे हैं कि वैक्सीन शायद ना काम करे, तो डेल्टा में भी थोड़ा बहुत था, लेकिन उसमें भी देखा कि सीवियर डिजीज नहीं हो पाई थी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। लेकिन ये जरूर है कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन एकदम डरने की जरूरत ऐसा नहीं। डॉक्टर संजय राय, बहुत से लोगों का यही मत है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोकिए, क्योंकि अगर वायरस आएगा या नया वेरिएंट आएगा तो वो बाहर से ही आएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोएक्टिव रोल लेके स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शुरू कर चुकी है और वही कर सकते हैं। जहां तक रोकने की बात है, जब इस टाइप का वायरस जो है कम्युनिटी में आता है जो हाईली इन्फेक्शियस है, जैसे डेल्टा है, हिंदुस्तान में जब आया क्या हमने कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। जब जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, हमें वायरस की नेचर को समझना पड़ेगा। रोकना मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है वेरियस एक्टिविटी से, बट रोकना मुश्किल होता है। तो अभी यह समय नहीं आया है कि हम बंद कर दें। दूसरा जो है, हमारी कंट्री का बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। जैसे जिस तरीके से सेकेंड वेव आया, जिनकी डेथ होनी थी, बहुत ज्यादा डेथ हुई, इसमें कोई शक नहीं है। डेल्टा के कारण जब हुई,
अचानक केसेस बहुत बढ़े, लेकिन डेल्टा से जिनकी रिकवरी हुई है, जो भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये बताते हैं कि दे आर द बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑन दिस अर्थ, उनको सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो क्या ये वायरस खतरनाक होगा? उन पे भी यह हमें अभी अध्ययन करने की जरूरत है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अभी जैसे मैं डॉक्टर अनुराग से पूरी तरह सहमत हूं कि इतने डरने की भी जरूरत नहीं है। हम अपनी तैयारी सब करते रहे, बट डरने की इतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मॉनिटर करेंगे, अगर कल ऐसा एविडेंस आता है कि वो नेचुरल इम्यूनिटी को भी इन्वेड कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने वेरिएंट आए हैं वो नेचुरल इम्यूनिटी को इन्वेड नहीं कर पा रहे हैं, भले ही उनका जो है कम हो। और अपनी कंट्री में भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे वो धारावी का देख लीजिए कि 1.5 साल पहले धारावी में क्या हाल था और इस सेकेंड वेव में नहीं हुआ। तो ये सब एविडेंसेस हैं, हमें एविडेंसेस पे विश्वास करना चाहिए। प्लस हमारी जो वैक्सीनेशन का भी कवरेज है, अच्छा खासा कवरेज हो चुका है। तो दोनों को मिला जुला के हिंदुस्तान की स्थिति काफी संतोषजनक है। और अभी जो है इतनी डर की बात नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, मॉनिटर करना चाहिए। तो मैं अभी उसके पक्ष में नहीं हूं कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइप के वायरस जाएंगे नहीं, न ये पहला म्यूटेशन है, नहीं ये है। अगले 30 साल तक अगर होता रहे तो 30 साल तक हम फ्लाइट नहीं बंद कर सकते। उसका इम्पैक्ट मुझे देखना होगा कि क्या रियली सीवियरिटी कर रहा है, डेथ कर रही है, या ये कॉमन कोल्ड जैसा और माइल्ड हो चुका है। जब तक हम ये सब नहीं देखेंगे, तब तक जो है इसको ये कहना नी जर्क रिएक्शन हमेशा अच्छा नहीं होता, बिना एविडेंस का। काफी पुराना वायरस हो चुका है, 2 साल पुराना वायरस हो चुका है, बहुत सारे एविडेंसेस हमने जनरेट कर दिया है। और सिर्फ डराने के लिए और नी जर्क रिएक्शन पे न करके हमें जो है जो भी एविडेंसेस है उसको यूज करना चाहिए। ठीक है अनुराग मेहरोत्रा साहब, एक सवाल जिसका जवाब बार बार लेना जरूरी है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, क्या उन लोगों को भी नए वाले वेरिएंट से उतना ही खतरा है जितना जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें? वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी उनको तो लगवाना ही चाहिए। बीच में कॉम्प्लेसेंसी वाली बात भी थी, 10 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको पहली डोज लग गई थी, दूसरी लग जानी चाहिए थी, उनकी नहीं लग पाई थी। तो उस पर तो बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एक बात मैं और जरूर कहूंगा कि बूस्टर डोज का एक विषय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी एक इजराइल से बड़ी लार्ज स्टडी आई है जिसमें देखा गया कि जिन लोगों के बूस्टर डोज लगी थी अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट 2 डोज, उनमें एज कम्पेयर टू 2% में सिर्फ बेसिक 2 डोज लगी थी, उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना, सीवियरिटी की संभावना और डेथ, तीनों चीज काफी कम पाई गई। तो बूस्टर डोज का जरूर हमें विचार करना चाहिए। सरकार अपने ऊपर बोझ डाले इस चीज का, लेकिन अलाउ जरूर कर दे कि जो चाहते हैं लगवाना, क्योंकि लगवाने में इतना नुकसान नहीं है, तो लगवा सकते हैं। दूसरा, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो इस समय डायरेक्ट बीमारी से डील करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पूरा हेल्थ और प्रोवाइडर्स हो या इवन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, उनको भी इस बारे में, उनको इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो एक देश के तौर पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए और आम लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी होगी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखना होगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।